और मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति और मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के MD अभिनव एंग्रिश। अभिनव, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। नवीन ठाकुर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नवीन जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम, मैं नवीन बोल रहा हूँ जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश से। जी, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 3 साल से SIP के थ्रू, और ऑलमोस्ट मैंने 11 प्लान लिए हुए हैं और पर मंथ 2000 प्लान इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे मेरे पास HDFC इक्विटी है, HDFC टॉप 200 है, ICICI फोकस ब्लू चिप है, DSP ब्लैक ड्रॉप स्मॉल एंड मिड कैप है, DSP माइक्रो कैप है, फिडेलिटी इक्विटी जो अब LNT में कन्वर्ट हो गया है। 2 मेरे पास बैलेंस्ड फंड है, एक तो ICICI बैलेंस्ड है और एक HDFC बैलेंस्ड फंड है, प्रूडेंस है। ELSS फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज में मैं इन्वेस्ट करता हूँ मैम। तो मुझे ये जानना है कि आप लोग बताते हैं कि 2000 रुपीज ऑन ईच फंड में अगर 11 की बात करें तो काफी बड़ा है। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कौन से फंड में वैल्यू बढ़ाऊं अपनी और किन फंड से मैं एग्जिट कर जाऊं इस स्टेज पे। चलिए, ये तो आपने सही सोचा है कि आपके जो पोर्टफोलियो में फंड्स के नंबर है वो कुछ ज्यादा है। 11 फंड, क्या सलाह देंगे इस पहले अगर हम इनका एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें अभिनव, तो कितने फंड्स होने चाहिए इनके पोर्टफोलियो में? देखिए स्वाति, जबकि बेसिक इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, मेरे हिसाब से 4 से मैक्सिमम 5 स्कीम से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं एक एडिशन करूं गोल्ड का, तो अगर 4 स्कीम इक्विटी कर रहा हूं तो एक स्कीम गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा। इनका पोर्टफोलियो देख के मेरे हिसाब से जो इनके पास स्कीम्स हैं उन्हीं में से ही 5 स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे HDFC टॉप 200 है, ICICI फोकस ब्लू चिप है, DSP ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप है, एंड रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है। इन चारों स्कीम में अगर इक्वली 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करें, यानी 20,000 रुपए, तो इनका एक आइडियल इक्विटी पोर्टफोलियो बन सकता है। ये अच्छा एक मिक्स है लार्ज कैप और मिड कैप की तरफ। और 2,000 रुपए गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करें तो एक 10% का जो इनका गोल्ड एक्सपोजर भी है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। LNT टैक्स एडवांटेज, अगर लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया है, टैक्स बेनिफिट ले चुके हैं, तो उसको भी जब टाइम आ जाए उसको भी एग्जिट कर सकते हैं। ऑलराइट, नवीन कुछ और जानना चाहते हैं आप? जी, टैक्स के लिए तो मैं जारी रखना चाहता हूं क्योंकि 1 लाख की सेविंग मेरे को हर साल ही करनी होती है। तो टैक्स एडवांटेज LNT में जारी रखूं या किसी और फंड्स को मैं शिफ्ट कर जाऊं? कैसा परफॉर्मेंस रहा है LNT टैक्स एडवांटेज? नहीं स्वाति, जैसे ने बताया फिडेलिटी का स्विच होकर टैक्स एडवांटेज स्कीम है, फंड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्योरली टैक्स एडवांटेज के लिए कर रहे हैं, ELSS बेनिफिट है तो कंटिन्यू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी एक इक्विटी फंड जैसा ही है, आई मीन एग्जैक्टली इक्विटी फंड है विद लॉक इन एंड टैक्स बेनिफिट। ऑलराइट, तो आप थोड़ा छोटा कीजिए अपना पोर्टफोलियो और टैक्स बेनिफिट के लिए आप एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश कर रहे हैं, आप उसमें कंटिन्यू कीजिए। लेकिन पूरा मिलाकर आप 11 फंड से थोड़ा कम करके 5 या 6 फंड तक लेकर आइए तो आपके लिए बेहतर होगा मैनेज करना उन फंड्स को। कोई और डाउट है आपके मन में नवीन? जैसे सर गोल्ड फंड की बात कर रहे हैं तो कोई सुजेस्ट कर सकते हैं गोल्ड फंड में कोटक या रेलिगेयर या किस फंड में मैं इन्वेस्ट करूं? रिलायंस गोल्ड फंड, बहुत सारी ऑप्शंस है मार्केट में अवेलेबल, कोई ऐसा फंड? एक मुझे गोल्ड ETF के बारे में भी जानना है कि शुड आई गो फॉर गोल्ड फंड और शुड आई गो फॉर गोल्ड ETF? दोनों में क्या फर्क क्या होता है? और अगर हम बोलते कि आप खर्चे देखें दोनों के, गोल्ड फंड के और गोल्ड ETF में, तो ज्यादा खर्चे कहाँ पर है? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कोटक का गोल्ड फंड भी है, कोटक का गोल्ड ETF भी है, सिमिलर रिलायंस का गोल्ड फंड है, रिलायंस गोल्ड ETF भी है। इन्होंने क्या किया है, बिकॉज एक ही फंड मैनेजमेंट है तो इन्होंने कॉस्ट इनके सेम रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको ETF की तरफ भी कॉस्ट वो पे करेंगे एक्सपेंस और गोल्ड फंड की तरफ भी। तो गोल्ड फंड आप किसी का भी चूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज गोल्ड फंड है, ना कि वो गोल्ड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो रिलायंस गोल्ड, जैसे आपने बताया, कोटक गोल्ड फंड, किसी को भी चूज कर सकते हैं। ETF में दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको फिजिकली हर मंथ एक ऑर्डर प्लेस करके ट्रेड करना पड़ेगा। अब गोल्ड फंड चूज करेंगे तो आप SIP का रूट चूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपके डेबिट चलते रहेंगे। जो आप ETF में एक्सचेंज के थ्रू आपको फिजिकली एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हर मंथ, याद करके नहीं अब मेरे को गोल्ड फंड खरीदना है। तो सिस्टमैटिकली करना है तो नेचुरली फंड मेक्स मोर सेंस। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। SP बनर्जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बनर्जी जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? एक्चुअली क्या है कि मैं लास्ट 7-8 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ जी। तो बेसिकली मेरे पास HDFC प्रूडेंस फंड, टॉप 200 इक्विटी,
यूटीआई अपॉर्चुनिटीज, रिलायंस इक्विटी, ये है। आज के दिन में मैं सिर्फ 3 ही फंड में एसआईपी चल रहा है मेरा। वो एचडीएफसी प्रूडेंस है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी है एंड एचडीएफसी इक्विटी फंड में है। तो एक्चुअली मेरे पास मेरा एक ही मेन सवाल है, मेरा अभी तक करीब 25-26 लाख से ऊपर हो गया है टोटल कॉर्पस। तो अच्छा। मेरा ये एसआईपी भी बंद होने वाला है अगला साल अप्रैल में। तो मैं रिटायर करूंगा अगस्त में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये म्यूचुअल फंड जो भी मेरा होगा उसको अगर मैं एज इट इज छोड़ दूं, मतलब फर्दर इन्वेस्ट नहीं करूँ और छोड़ दूं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो इज इट राइट डिसीजन फॉर मी? बिकॉज मैं इसको इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि इसको लेके अगर मैं फिक्स डिपोजिट या कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो दैट इज 7 to 8% आएगा। प्रोबेबली इसमें मेरा इन्वेस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा, देन आई कैन एबल टू मेक दैट इन्फ्लेशन। ये तो क्या मेरा क्या चाहिए इसको? जब आपने 7 साल पहले बनर्जी जी ये सारे निवेश शुरू किए थे तो आपके दिमाग में क्या था कि आप इसको रिटायरमेंट कॉर्पस की तरह इस्तेमाल करेंगे? रिटायरमेंट कॉर्पस की तरह, हाँ। मेरे पास वेल्थ क्रिएशन एक रिटायरमेंट कॉर्पस की तरह है। बाकी मेरा अदर्स इज टोटली, मतलब मेडिकल मेरा फुल ये है, सब कुछ अदर साइड में कोई तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने जो रेगुलर खर्चे हैं उसके लिए आपको पैसे की जरूरत यहाँ से नहीं होगी? नहीं, इससे कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं रखना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद, कि हो सकता है कि आज के दिन में मैं रिटायरमेंट के बाद मेरे को ये लग रहा है कि करीब 70,000 के आसपास मेरा खर्चा होगा, 60 to 75,000 पर मंथ। लेकिन ये 10 ईयर्स के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उस टाइम ये मेरे को सपोर्ट देगा। तो एसपी बनर्जी जी को ये फंड्स में निवेश जारी रखना चाहिए, बने रहना चाहिए इन फंड्स में, या फिर यहाँ से निकलकर किसी सेफ ऑप्शन में या इंस्ट्रूमेंट में पैसे पार्क करना चाहिए? ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव इंग्लिश। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे मिस्टर बनर्जी से। चाहते हैं वो कि जो निवेश उनका है कुछ फंड्स में वो जारी रखे अगले 10 सालों के लिए, क्योंकि रिटर्न वहां ज्यादा बेहतर मिलने की उम्मीद है किसी और निवेश की तुलना में। आप क्या सलाह देंगे? अगले साल वो रिटायर भी हो रहे हैं। देखिए स्वाति, उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने रिटायरमेंट कॉर्पस अलग से रखा है, विच इज अ गुड थिंग। मतलब ये इस इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे जी। नेचुरली लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू बी, बट अगर आप ये भी कह रहे हैं कि आप रिटायर हो रहे हैं अगले साल, तो लॉजिकली थंब रूल के हिसाब से आपकी अक्यूमुलेशन एज जो होती है, जब आप अपने फंड्स अक्यूमुलेट करते हैं टुवर्ड्स फॉर रिटायरमेंट, 2 साल पहले उसके आपको आइडियली स्विच होके डेट या मोर सेफर प्रोडक्ट्स में आना चाहिए। पर इनके केस में जब ये कह रहे हैं कि इनको 10 साल तक इन्वेस्ट रहना है और ये इक्विटी समझते हैं और कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन अरेस्ट कर सकता है, विच इज लॉजिकली करेक्ट इन अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन, बट फिर भी मैं इनको ये सलाह दूंगा कि ये इंश्योर करें, ये इन्वेस्टेड रहें, बट इनका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है शुड नॉट एक्सीड मोर देन 20% ऑफ हिज टोटल कॉर्पस। दैट इज आइडियल, बिकॉज अगर ज्यादा करेक्शन होता है आज नहीं 8 नहीं 10 साल बाद, वो जब भी फंड्स की अगर जरूरत पड़े या हमको अगर फंड्स की जरूरत नहीं भी पड़े फॉर दैट रीजन, एटलीस्ट ओवरऑल जो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस है उसको ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, तो आपको हम सलाह देंगे बनर्जी जी कि आप थोड़ा फोकस कीजिए डेट ऑप्शंस जो है बाजार में अवेलेबल उनकी तरफ। आप रिस्क लेने की कैपेसिटी है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप चाहेंगे कि ज्यादा उठापटक जो बाजार में हो उसका असर इस पे थोड़ा कम हो तो बेहतर हो, क्योंकि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम अब नहीं है और ज्यादा निवेश करने की, यही पैसे आपके पास है। अच्छी बात है कि आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस अलग से है, लेकिन इस पैसे को भी अब सेव करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा फोकस बढ़ाइए डेट पोर्शन की तरफ और 20% इक्विटी में आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं अमित कुमार जयपुर से जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित नमस्कार, आप क्या जानना चाहते हैं? अमित, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ मैडम, बिल्कुल आ रही है आपको। आप नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। 4 फंड में आप निवेश कर रहे हैं अमित फिलहाल? जी मैडम। ओके, तो आपने क्या अपने वित्तीय लक्ष्य क्या बनाए हैं? मैडम मेरे को अभी मेरे 2 ही वित्तीय लक्ष्य हैं। एक तो मेरे को रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस तैयार करना है। अच्छा। अभी मेरी प्रेजेंट सैलरी है, मतलब टेक होम सैलरी है 45,000 और मैं